हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर विजय कौशिक स्वागत करता हूं आपका वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस के लिए पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें हम एक एडिशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो इसके लिए जो हम सैम्पल पेपर यूज़ कर रहे हैं ये हैं सुभाष डे सर के एग्ज़ाम हैंडबुक। पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस जो एग्ज़ाम हैंडबुक को है इसे ज़रूर परचेज़ करें। इसके जो है दो फायदे हैं। पहला तो ये कि इससे जो साथ में रिवीजन करना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बुक रहेगी तो जब हम ये डिस्कशन करेंगे वो आपके लिए आसान रहेगा। दूसरा, इस सैम्पल पेपर की जो खासियत है वो ये है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है कम्प्लीटली। और जो आपके सीबीएसई के पेपर आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, स्पेशली जो आपके एमसीक्यूज है, असर्शन रीजंस हैं और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये बुक आप ज़रूर परचेज करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो सैम्पल पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पल पेपर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेक्शन ए है वो स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। तो जैसा कि नाम में नेशनल इनकम जुड़ा है तो ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, इनफैक्ट नेशनल टेरिटरी की इनकम को इंक्लूड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी आपकी गलत। स्टेटमेंट टू है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFIA, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इन्होंने कहा है NFIA शोज नेगेटिव वैल्यू व्हेन नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फीफा इज लेस देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, यानी कि फीटा। ये सिचुएशन है। इसका मतलब है फॉरेन कंट्री से जो इनकम हो रही है वो कम है, उसके कंपैरिजन में जो खर्चे हैं, जो पेमेंट हो रही है वो ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब खर्चे आपके इनकम से ज्यादा हो जाएंगे तो ये कैसा बैलेंस शो करेगा, ये आपका नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसमें सही हो गई है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है व्हाट डू A, B एंड C रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें हमें, अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या दे रखा है, डायग्राम में दे रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वैसे तो आपके चार सेक्टर्स होते हैं बट हमारे सिलेबस में क्या है, दो सेक्टर है। तो हम दो सेक्टर ही स्टडी करते हैं। आपके डायग्राम में भी दो सेक्टर ही दे रखे हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो इन्होंने पूछ रखा है A, B और C क्या इंडिकेट करता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम बेसिकली तीन फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला फेज क्या होता है आपका, फेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या काम होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें फर्म हायर करती है और उसके उससे क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करके हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाती है। ये जो हमारा ए है ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फेज ऑफ प्रोडक्शन को। और ये जो तीन फेजेस हैं इन्हीं से हमारे तीन मेथड भी डिराइव होते हैं इनकम मेथड के, जिसे हम ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तो इन्हीं से तीन आपके डेवलप्ड होते हैं। तो पहला फेज जो है ए, ये किसे इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्शन फेज को, यानी कि प्रोडक्शन मेथड को। इसके बाद क्या होता है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करेगा, सॉरी हाउस होल्ड की पेमेंट, हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हाउस होल्ड को पेमेंट करेंगे कौन, फर्म्स, किस चीज की, जो इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, ये जो फैक्टर सर्विसेज है ये जो लिए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनकी पेमेंट होती है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा होता है, बट अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होती है, ये इनकम होती है। सो इट इज अ फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जो हमारे दूसरा मेथड इनकम मेथड को इंडिकेट करता है। थर्ड, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं इसकी क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी,
ये आपका स्पेंडिंग के तौर पे खर्च होता है, यानी कि फेज ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। इसी से आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो निकलता है। तो ए बी सी क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोडक्शन मेथड को, इनकम मेथड को और एक्सपेंडिचर मेथड को इंडिकेट कर रहा है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये आपके ए ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर हो गया? ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन है, सपोज अ कंट्री प्रोड्यूसेस ब्रेड ओनली इन द ईयर 2021-22, it has produced 1000 units of bread, price was rupees 10 per unit. In 2022-23 it produced 1100 units of bread at a price of rupees 12 per bread. तो इन्होंने हमसे इसमें पूछ रखा है नॉमिनल जीडीपी बताइए, रियल जीडीपी बताइए, किस ईयर की? 22-23 की। तो आपको इसमें नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीडीपी का मतलब है जो प्रोडक्शन हुआ है, बट हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू ले रहे हैं। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू ले रहे हैं तो प्राइस लिया जाएगा। प्राइस रियल जीडीपी में तो लिया जाता है बेस ईयर का प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर का प्राइस लिया जाता है। और क्योंकि हमें 22-23 की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी अब इसमें, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? जीडीपी इसी साल की पूछी है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वांटिटी तो है 1100, तो क्वांटिटी आपकी सेम होगी क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 22-23। करंट ईयर का प्राइस, इस साल का प्राइस है 12, तो ये आपका हो गया 12 इंटू 11 होता है 13200। और इसको मैं बेस ईयर के प्राइस यानी कि पहले के प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ, डेट इज रुपीज 10, सो इट बिकम्स 11,000। तो इसमें आपकी नॉमिनल जीडीपी पहले पूछ रखी है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें आना चाहिए, जिसमें आपकी नॉमिनल जीडीपी 13,200 है एंड जो आपकी रियल जीडीपी है डेट शुड बी 11,000। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर बाय मैचिंग कॉलम 1 एंड 2। तो इसमें आपसे मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, करेक्ट पेयर पूछा है। तो करेक्ट पेयर में मतलब कि आपको जो दोनों कॉलम के आमने सामने के ऑप्शंस हैं डेट शुड कोरिलेट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो परचेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बाय हाउस होल्ड, इन्होंने बताया है इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल गलत है। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हाउस होल्ड्स कुछ भी सामान खरीदे, किसी भी पर्पस के लिए खरीदे, खरीद के उसका कैसे भी यूज करे, वो हमेशा फाइनल गुड्स ट्रीट किया जाता है। एनी टाइप ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ यूज, वो आपका फाइनल गुड ही माना जाएगा, क्योंकि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन के लिए ही गुड्स खरीदते हैं। सेकंड, मिल्क परचेज बाय टी सेलर, तो टी सेलर एक प्रोड्यूसर होता है, मिल्क रॉ मटेरियल है उसके लिए, तो ये आपका फाइनल गुड नहीं है, इनफैक्ट ये आपका क्या है? ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आपके ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। सी ऑप्शन है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं, और वैल्यू यहाँ क्या इंडिकेट करती है? जो हम मार्केट वैल्यू लेते हैं उसे इंडिकेट करती है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि एक्स आंटे, एक्स आंटे का मतलब होता है प्लैंड। आपसे किसी भी कॉन्सेप्ट से पहले एक्स आंटे लगा के पूछ ले इसका क्या मतलब है, तो वो प्लैंड होता है। एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इन्होंने कहा है प्लैंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लैंड एग्रीगेट डिमांड ओनली व्हेन द फाइनल गुड्स मार्केट एंड हेंस द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कि जब इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो आप इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं एडीएस अप्रोच, जो क्या बताता है कि एएस
इज इक्वल टू एडी। दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ते हैं, तो उसी से आपको पता, हमें पता चल रहा है कि पहली स्टेटमेंट तो क्या है इसमें बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट का मतलब हो गया एक्चुअल। एक्सपोस्ट होता है एक्चुअल, एक्सांटे होता है प्लान्ड। एक्सपोस्ट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट is always equal to ex post aggregate expenditure in the economy। तो टोटल आउटपुट का मतलब भी क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई ही होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बस फर्क क्या है कि पहले में हमने क्या किया है, पहले में हमने प्लान्ड लिए हैं, यहाँ पे एक्चुअल है। तो ये स्टेटमेंट काफी बच्चे गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बता रखा है कि ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जनरल हमारी थिंकिंग ये होती है कि भाई एक्चुअल में तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड बराबर ना भी हो, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। जनरली ये थिंकिंग जाती है। बट ये स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक है, इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इसे जो है आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका, इसे आप कोरिलेट करें इसी यूनिट से, यानी कि यूनिट 3 के कॉन्सेप्ट से। आप यूनिट 3 में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है तकरीबन एग्जाम में पूछते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं कि एएस अगर एडी से ज्यादा है तो बताइए इसके क्या चेन इफेक्ट होंगे इकोनॉमी पे। एडी एस से ज्यादा है तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जब हम ये इसके इफेक्ट्स बताते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि ये चेंजेस तब तक कंटिन्यू होंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो अल्टीमेटली जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये बराबर ना भी हो, ये बहुत ही नॉमिनल से टाइम के लिए होता है। तो ऐसे चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, इनकम लेवल पे, प्राइस लेवल पे, बाकी चीजों में, जो ऑटोमेटिकली इनको बराबर कर ही देता है। तो अल्टीमेटली दे आर बोथ ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। दूसरा इसे मैं आपको कोरिलेट करवाता हूँ फर्स्ट यूनिट से, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। जो ये एक्सपोज्ड वैल्यू होती है, जितनी भी एक्सपोज्ड वैल्यू होती है, यही यानी कि एक्चुअल वैल्यूज, इन्हीं को हम कंसिडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमने जो ये डायग्राम देखी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, इसमें हमने प्रोडक्ट मेथड में क्या लिया है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब यही तो है कि देश में कितनी आउटपुट तैयार हुई है, यानी कि ये आउटपुट। और एक्सपेंडिचर मेथड में हमने लिया है क्या, कि कितना खर्चा किया गया है इनके ऊपर। तो ये क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों भी तो हमेशा बराबर होते हैं। आप इनकम चाहे प्रोडक्ट से निकाले, चाहे इनकम से निकाले, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाले, हमेशा सेम आती है। तभी तो इसको कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम, तीन पहचान है इसकी। तो क्योंकि हम उसमें यही वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, एक्सपोस्ट वाली, एक्चुअल वाली, तो ये भी आपके हमेशा बराबर होंगे। तो ये चीज जरूर क्लियर करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, तकरीबन बच्चे से गलत कर देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस में इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट के वैसे तो फॉर्मूले काफी होते हैं। एक फॉर्मूला इसका होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। हम टोटल खर्चे में से टोटल कमाई को घटा देते हैं, बस एक इनकम का सोर्स उसमें एक्सक्लूड करते हैं, डेट इज बोरिंग्स। इसी कारण से फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके बराबर होता है, बोरिंग्स के बराबर होता है। तीसरा फॉर्मूला इसका ये होता है। तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो प्राइमरी डेफिसिट है ये। अगर तो इंटरेस्ट पेमेंट कुछ वैल्यू होती है, जैसे मान लेते हैं 100 है, इसको 50 मान लेते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया, 150 आ गया। ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट अगर इसमें ऐड होगी तो प्राइमरी डेफिसिट तो एज इट इज इसके अंदर इंक्लूड है ही, बट साथ के साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड है। तो यहाँ तो ज्यादा आ रहा है। बट इसमें एक चीज और देखें अगर आप, कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट को मैं जीरो मान लूं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कि इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हो जाए। अगर इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हो जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तो आपका प्राइमरी डेफिसिट के भी बराबर हो सकता है। सो इन अ स्पेशल केस
व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, फिजिकल डेफिसिट कैन बी इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो ये ऑलवेज वर्ड है, ये इसे गलत कर देता है। देखो जनरली तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होता ही है, क्योंकि सम हाउ कुछ ना कुछ आपके इंटरेस्ट पेमेंट होगी। बट ऑलवेज जो वर्ड है एक एक्सट्रीम सिचुएशन को शो कर रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट आपका एट अ मिनिमम लेवल इसके बराबर हो सकता है। हाँ, हमसे ये पूछे कि क्या ये इससे कम होगा या कम हो सकता है? कम कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि बोरिंग इसके बराबर होता है, तो बोरिंग रिक्वायरमेंट को तो ये इंडिकेट करता ही करता है। तो इसमें आपका आंसर सेकंड स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ इस वर्ड के कारण जो है ये गलत होनी चाहिए। अदरवाइज जनरली तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होते हैं प्राइमरी डेफिसिट से, बट ऑलवेज एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज। दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज। अब क्योंकि सरकार का तो खर्चा एक किस्म का तो आना तो चाहिए, एक्सपेंडिचर ही, तो इनकम तो कोई सी भी होगी नहीं। बस आपको ये पहचानना है कि खर्चा कौन सा है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। तो कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा होता है? जो एसेट्स को इंक्रीज करता है, लाइबिलिटी को डिक्रीज करता है। रेवेन्यू जो एसेट लाइबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं डालता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है तो ये कैसा खर्चा है? तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। जो वेज बिल होता है, जो सैलरीज दी जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, डेट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो एट्थ क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका तीन वैल्यूज दे दी हैं इसमें। एक्सपोर्ट दे दिया है, इंपोर्ट दे दिया है, नेट इनविजिबल्स दे दिए हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट इनविजिबल्स। नेट इनविजिबल्स क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज। ठीक है, और इसमें एक चीज और आती है, करंट ट्रांसफर और इंक्लूड होता है। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो ये आपके लिए अनफेवरेबल होता है। तो अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट तो है 150, इंपोर्ट 200 है, तो -50 आ गया। सो ये तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है, हमसे इनकरेक्ट पूछ रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डाटा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें करंट अकाउंट की चीजें, बेसिकली ये तीनों करंट अकाउंट को कंप्लीट करती हैं। लेकिन इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की चीजें और आती हैं। अब क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट की चीजें दे नहीं रखी हैं, तो हमें नहीं पता इसके बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैसा बैलेंस होगा। तो ये बात भी ठीक है कि हम इसे डिटरमाइन जो है वो नहीं कर सकते। सीए की करंट अकाउंट का डेफिसिट 30 मिलियन है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दो का तो कितना आ गया था हमारा? -30 आ गया था। इसमें हम क्योंकि करंट अकाउंट में ये चीजें और जुड़ती हैं, ये और जोड़ लेते हैं। सॉरी, 50 था, -50 था, -50। इसी में हम 20 और जोड़ लेते हैं, तो कितना आ गया? 30 मिलियन आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, जो आंसर होता है हमारा डी ऑप्शन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही आंसर आना चाहिए। नाइन्थ है, आइडेंटिफाई विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम बेसिकली जो हमने पीछे देखे हैं तीनों चीजें, वही इनविजिबल आइटम है। सर्विसेज एज वेल एज करंट ट्रांसफर्स। तो इससे पूछा है कि कौन सा इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, ये इनविजिबल आइटम है, बेसिकली सर्विसेज ही हैं। ये भी सर्विसेज हैं। एजुकेशन भी सर्विस होती है। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। तो गुड्स तो कैसे होते हैं? आपके विजिबल होते हैं। सो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। टेंथ, छोटे से 3-4 लाइन की आपको एक पैराग्राफ, एक केस स्टडी दे रखी है,
और इन्होंने पूछा है कि बताइए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या आपको बताना है कि कौन से एक्सचेंज रेट की ये बात कर रहे हैं। तो देखें तो अगर अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। तो मार्केट फोर्स किस किस में डिटरमाइन करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड में भी करती है और मैनेज फ्लोटिंग में भी करती है। However, deliberate efforts are made by the competent authorities, यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे थ्रू आरबीआई या थ्रू मार्केट फोर्सेस उसको चेंज कर सकती है। तो ये किस में होता है, ये आपका मैनेज फ्लोटिंग में होता है, क्योंकि इसमें दोनों फीचर आ गए, फिक्स्ड के भी एज वेल एज फ्लेक्सिबल के भी। 11th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस ब्रीफली द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अपने सिलेबस में है दो मल्टीप्लायर है, एक है मनी मल्टीप्लायर, एक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जनरली दो में से एक मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिछले कुछ ट्रेंड्स में ये देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अब चाहे वो आए एक ही मार्क्स का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन जरूर आता है मल्टीप्लायर से। तो इन्होंने कहा है जी इसकी वर्किंग बताइए, और इन्होंने हमें कुछ चीजें अज्यूम करने के लिए पहले ही बता दिया है। इन्होंने कह दिया कि डेल्टा आई को अज्यूम कर लीजिए, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट को, एमपीसी को अज्यूम कर लीजिए 0.5। तो आप इसे कैसे बताएंगे। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, एक टर्म है जो ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो उस चेंज से इकोनॉमी में इनकम में कितने टाइम्स चेंज होता है। फिर आप किस जो है इसकी अजम्पशंस हम लेते हैं। अजम्पशंस में आपको क्या लेना है, एक तो है एमपीसी को हम कुछ भी वैल्यू मान के कांस्टेंट मानते हैं, बट इन्होंने हमें एमपीसी दे रखी है, तो आप लिखोगे अज्यूम एमपीसी टू बी 0.5 एंड इट इज कांस्टेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन जिसके ऊपर ये पूरा प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड है, बेस्ड है, वो है कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज सम अदर्स इनकम। एक आदमी का खर्चा दूसरे की कमाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे फिर आप, जो एक टेबल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। टेबल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं आप, एक तो हम फेज के लिए टेबल बना सकते हैं। फेज के बाद आप टेबल बना सकते हैं इसमें डेल्टा इन्वेस्टमेंट का। मैं इसको एक बार थोड़ा सा दूसरी जगह करता हूं ताकि आपका टेबल कंप्लीटली बन जाए। यहां कर लेते हैं फेज डेल्टा आई, यानी कि डेल्टा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डेल्टा इनकम, डेल्टा कंजम्पशन। ठीक है, डेल्टा सेविंग अगर आप दिखाना चाहो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इसमें होती भी नहीं है उसकी। तो फेज वन में आप क्या दिखाओगे, पहले फेज में दिखाओगे कि 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो जितने की इन्वेस्टमेंट हुई, ऑब्वियस सी बात है एक किस्म का खर्चा है ये, इतनी ही इनकम किसी ना किसी की हुई होगी। तो इनकम में भी कितना चेंज आया, 4,000 करोड़ का आया। अब बेस्ड ऑन एमपीसी, एमपीसी क्या बताता है हमें कि बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है। ये 0.5 है, 0.5 का मतलब हो गया कि अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो 50 पैसे बचाए जाएंगे, तो यानी कि 50% हम कंज्यूम कर रहे हैं, 50% हम सेव कर रहे हैं। तो 2,000 करोड़ ये आपका कंजम्पशन होगा। अब क्योंकि हमने अजम्पशन मानी है कि 2,000 करोड़ खर्च हुए तो किसी ना किसी की कमाई होगी, तो ये फिर किसी ना किसी की इनकम को जनरेट करेगा 2,000 करोड़। ये प्रोसेस आपका इसी तरीके से चलता रहेगा कब तक, जब तक, सॉरी 2,000 डेल्टा ई में लिख दिया मैंने गलती से, डेल्टा वाई में लिखना है आपको। ये तब तक चलेगा जब तक आपकी टोटल इनकम जनरेशन 8,000 करोड़ नहीं हो जाती है। अब ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - एमपीसी। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उससे 2 गुना इनकम जनरेशन इसमें आपका होगा। तो आपको एक टेबल की मदद से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। एक तरीका आप इसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें आप क्या बताएंगे
कि इनिशियली 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उससे क्या होगा, इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में उतनी ही इनकम जनरेशन होगी, डेल्टा वाई होगा. And now based on MPC, 50% of this will be consumed and 50% of this will be saved. तो 50% हम कंज्यूम करेंगे तो 2,000 करोड़ कंज्यूम किया जाएगा, विच अगेन बिकम्स एन इनकम फॉर समवन इन द इकोनॉमी. तो इनकम बढ़ी रही है. ऐसे ही 2,000 करोड़ में से 1,000 कंज्यूम होगा, 1,000 करोड़ सेव होगा. तो आपको ये वर्किंग बतानी है. इसी तरीके से अजम्पशन जरूर लिखेंगे हम, क्योंकि अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है. ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. बिल्कुल ठीक बात है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल. इन्होंने कहा जी न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से बताइए. तो एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये भी होता है. तीन फॉर्मूले होते हैं इसके. एक ये है, एक ये है, और एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हम इनकम में चेंज देख रहे हैं, सो डेल्टा आई इज आर बेस. कंपैरिजन हम इसी से कर रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे एमपीसी है, ये एमपीएस है, ये आपका एमपीएस है. तो इन्होंने कहा है कि इनके बीच में इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन होता है. तो आप देख ही सकते हैं, ये इसके इनवर्स में लिखा हुआ है 1/MPS. तो बिल्कुल ठीक बात है. ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता दूं, हालांकि इसे न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाना है, वो हम बाद में देखते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने क्या assumption मानी थी कि एक आदमी का खर्चा दूसरे की कमाई है. तो कितना इनकम का जनरेशन होगा वो कंजम्पशन के ऊपर बेस करता है. जितना ज्यादा खर्चा होगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी. और अगर एमपीएस ज्यादा हो जाता है तो एमपीएस ज्यादा होने से एमपीसी अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल होता है वो यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. तो जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना ही कम आपका एमपीसी होगा, यानी कि कंजम्पशन कम होगा, खर्चा कम होगा, तो इनकम जनरेशन अपने आप ही कम हो जाएगा. तो मल्टीप्लायर भी यही दिखा रहा है कि कितने टाइम्स इनकम जनरेशन होगा. अब इन्होंने कहा है जी किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसे समझाएं. तो न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए आपको कोई भी 2 एमपीएस की वैल्यू ले लेना और उसी से सॉल्व करके इसको शो कर देना. जैसे एक तो मैंने एमपीएस ले लिया 0.25. इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, तो ये आपका आ गया 4 टाइम्स. इसी को फिर ले लो 0.5, फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स. तो आप क्या बता देंगे कि जब हमने 0.25 लिया तब तो मल्टीप्लायर हो गया 4 टाइम्स. जब हमने एमपीएस बढ़ा दिया टू 0.5, इट बिकम्स 2 टाइम्स, यानी कि कम हो जाता है. तो इसी को आप सॉल्व करके और थोड़ा सा थियोरेटिकली जो हमने डिस्कस किया है ये बता के इस आंसर को आप अटेम्प्ट करेंगे. तो ये हमारा 11th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गया है. 12th क्वेश्चन देखते हैं. केस स्टडी का क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन. जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आए, एक तरीका होता है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस में आप कभी भी पहले आ, पूरे केस स्टडी को रीड ना करें. जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसे रीड ना करें, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं. पहला तो ये होता है कि तकरीबन आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसका केस स्टडी में आंसर मिलता ही नहीं है, डायरेक्टली केस स्टडी से रिलेशन नहीं होता. क्योंकि अब हम आ गए 12th क्लास में. ये आपका 10th क्लास तक होता था कि केस स्टडी से आपने या कॉम्प्रीहेंशन से आपने क्वेश्चंस पढ़े, उसी से आंसर ढूंढा और लिख दिया. अब आपका एक से दो पार्टी ऐसे होंगे जो आपको कॉम्प्रीहेंशन में केस स्टडी में मिलेंगे, बाकी आपको खुद ही आंसर बताने होते हैं. दूसरा, जैसे यहाँ तो आपकी छोटी सी केस स्टडी है, 5-6 लाइन की है. जब पूरा का पूरा बड़ा पैराग्राफ आता है तो क्या होता है, आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, फिर आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, फिर उन क्वेश्चंस को फिर से पैराग्राफ में ढूंढोगे, तो समय ज्यादा लग जाता है आपका. एक बार आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ, बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वैसे देख लो. फिर क्या होता है, जब आप केस स्टडी को रीड करोगे तो आपका फोकस अपने आप ही मेन चीजों पे जाएगा. तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट हमसे पूछा है कि इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप्स टू 48.66 बिलियन इन 21-22. व्हाट हैज कॉज्ड दिस. यानी कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट,
ट्रेड डेफिसिट हमने देख ही लिया था। कब होता है ट्रेड डेफिसिट? जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं गुड्स के। तो इन्होंने कहा ये कम हो गया, तो इसका कारण बताओ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हुआ किस कारण से था? इन दोनों में इनइक्वालिटी के कारण। तो ये सुधरेगा कैसे? जब या तो इंपोर्ट कम हो जाए या एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो हम ये दो में से कोई भी कारण बता सकते हैं, दोनों भी बता सकते हो। एक ही अगर आप बताना चाहो तो प्राइमरी हो सके तो इंपोर्ट्स को बताना है कि इंपोर्ट जो है वो कम होंगे। सेकंड है, हाउ मच वाज द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना इन 2021? तो ये तो आपको इसी में मिलेगा कि चाइना से इंपोर्ट कितना था 2021 में। तो चलिए बाद में केस स्टडी देखेंगे, तब इसको देखते हैं। थर्ड है, चाइनीज एफडीआई हैज डिप्ड टू 163.78 मिलियन इन 21-22 फ्रॉम 229 मिलियन इन द प्रीवियस फिस्कल। व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन बीओपी पोजीशन ऑफ इंडिया? इन्होंने कहा इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका असर बताइए। किसका? चाइनीज एफडीआई का। यानी कि चाइना वाले इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो करते थे, वो इन्होंने अब क्या कर दिया है? कम कर दिया है। पहले के मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो उससे असर बताइए। तो एफडीआई क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के ऊपर असर डालता है। अगर एफडीआई बढ़ेगा तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है वो बढ़ेगा। एफडीआई कम हो गया तो अपने देश में पैसा कम आएगा। तो यहाँ पे वही बताया है कि इसका क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर? इसका बुरा असर पड़ेगा। बुरा असर यानी कि अनफेवरेबल इंपैक्ट होगा या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इसका हमारे देश के ऊपर। एक सेकंड रह गया था कि इंपोर्ट की वैल्यू बताइए क्या है, कौन से ईयर में? 2021 में। तो इंपोर्ट्स की वैल्यू और देख लेते हैं, स्पेसिफिकली दे रखी है। तो ट्रेड डेफिसिट दे रखा है इन्होंने 48.66 का। हमसे किस ईयर का पूछ रखा था इन्होंने? 2021, यानी कि ये। एक्सपोर्ट 18.9 बिलियन का, और इन्होंने ट्रेड डेफिसिट दे दिया है, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? फॉर्मूला इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब मैंने इंपोर्ट पहले क्यों ले लिया? क्योंकि डेफिसिट है तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ही ज्यादा होगा। नाउ ट्रेड डेफिसिट हमें कितना गिवन है? 53.56। अब ये जो एक्सपोर्ट है इसको मैं इधर ले जाके प्लस कर दूंगा तो मेरे इंपोर्ट्स आ जाएंगे। तो इसको प्लस करते हैं, 18.90, 6 एज इट इज आ गया, 14 1 कैरी 2। तो इसका आंसर आ गया अपना 72.46 बिलियन। और किस में? डॉलर में। ये वैल्यू जरूर लिखेंगे आप, डॉलर एंड बिलियन, नहीं तो इसके भी आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो इसमें हमारा आ गया $72, 72.46 बिलियन। 13th क्वेश्चन है, ए पार्ट हमसे पूछा है कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। 2 मार्क्स का है। तो आप इसको दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो उन दोनों की डेफिनेशन बता दीजिए, या दो बेसिस लिख के उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिस, हाँ, ये भी हैबिट जरूर डालें आप कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो बेसिस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए उसमें। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि किस आधार पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास काम करने की एबिलिटी भी है, काम करने की विलिंगनेस भी है, वो चाहता है काम करना, इच्छा है उसकी, बट उसे फिर भी काम नहीं मिल रहा। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप क्या बताएंगे कि अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड हैव एबिलिटी टू वर्क। विलिंगनेस किस पे होती है? एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। सो पर्सन हैविंग एन एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड स्टिल नॉट गेटिंग वर्क। तो ये हमारी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करता है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि ये जब हम अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं उसमें इसे इंक्लूड किया जाता है। वॉलेंट्री है, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से बेरोजगार है, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि एबिलिटी होने के बावजूद अगर विलिंगनेस नहीं है काम करने की,
सो ये हमारी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसके बाद बी पार्ट में हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। आपके दो न्यूमेरिकल जरूर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एक तो हमारी जो यूनिट 3 है केन्जियन थ्योरी वाली, उसमें से एक न्यूमेरिकल आता है पक्का, एक आता है नेशनल इनकम से। ठीक है, मिनिमम ये 6 मार्क्स के आते हैं मिनिमम। ज़्यादा आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम ये 6 मार्क्स के आपके आते ही आते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं, इन्होंने बताया सेविंग तो है 0, सेविंग 0 है। लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई 1000 करोड़ है। ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार 40 करोड़ है। इन्होंने कहा है जी एमपीसी बताइए। अब एमपीसी जब हमसे पूछा है तो आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूलेज एकदम आने चाहिए जिसमें एमपीसी यूज होता है। तो बेसिकली 3 से 4 फॉर्मूले हैं जिसमें एमपीसी यूज होता है। कौन कौन से? एक तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड में हम दो चीजें यूज करते हैं, बी का मतलब एमपीसी ही है यहाँ पे, वाई आपको पता ही है इनकम है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होगा। तो 1 तो हमें वैल्यू है ही, अगर एमपीएस पता होता तो हम एमपीसी निकाल लेते, बट इस क्वेश्चन में एमपीएस भी नहीं है। तीसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमने देखा है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लायर भी नहीं है। तो बेसिकली हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट इस फॉर्मूले में देखें तो एक समस्या है। वो समस्या क्या है? अगर ये निकालना है तो बाकी 3 वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए। बट क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल्स गिवन है, डेट इज इनकम एंड कंजम और ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हम क्या करेंगे, जो सेविंग दे रखी है, फिर आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इसका क्या काम है। तो इसका काम है कि इसी से हम सेविंग फंक्शन निकालेंगे। सेविंग फंक्शन होता है ऑटोनोमस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। अब ऑटोनोमस सेविंग हमेशा आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर ही होती है, बस माइनस नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है। क्योंकि जब इनकम जीरो है उस टाइम पे जो खर्चा किया जाता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो जीरो इनकम पे अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो बेसिक बात है सारा पैसा कहाँ से आएगा? डिस सेविंग से ही आएगा। एमपीएस एज इट इज भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 - बी यानी कि 1 - एमपीसी। इनकम हमें गिवन ही है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना बी यानी कि एमपीसी आ जाएगा। तो देखिए सेविंग 0 थी, ऑटोनोमस कंजम्पशन -40 हो गया, 1 - बी एंड इनकम हमें गिवन है 100। ये माइनस का 40 इस तरफ आके प्लस होगा तो ये बन जाएगा 40। ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया डिवाइड, यहाँ बच गया 1 - बी। तो बी क्या आ गया आपका, इसको डिवाइड किया तो क्या है आपका 0.4, और 1 आपका हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। तो बी आपका आता है 0.6 बी यानी कि एमपीसी। तो एमपीसी हमसे पूछा था, ये कितना हो गया 0.6। इसमें एक बहुत ही कॉमन से मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि हम सॉल्व करते करते यही भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या था। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इक्वेशन लगाई और इक्वेशन लगाते ही एमपीएस की वैल्यू आ गई, डेट इज 0.4, तो उसी को आंसर में लिख देते हैं। और फिर हम सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि भाई आंसर आ गया तो सही है ये। बट आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या है। चलिए 14th क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर एन इकोनॉमिस्ट स्टडिंग द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। आफ्टर कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यू डिस्कवर डेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आपने पहले देख ही लिया क्या होता है, एक्चुअल। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एक्सपोज यानी कि एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई। तो इन्होंने कहा है जी इसका इंपैक्ट बताइए किसके ऊपर? प्राइस लेवल के ऊपर, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर, इनकम के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो आपसे ये पूछा इन्होंने, तो आप इसे किस तरीके से करेंगे? पहले आप थोड़ा सा 1.5 से 2 लाइन में सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने जितनी आउटपुट तैयार की है, जो सामान तैयार किया है, प्रोड्यूस किया है, उसके कंपैरिजन में लोगों की डिमांड ज्यादा है। उसके बाद आप इसके इम्पैक्ट बताएंगे। इम्पैक्ट के लिए आप 4 पॉइंट्स बनाएंगे। इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। तो आप इम्पैक्ट लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑन प्राइस, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनफुलफिल्ड डिमांड का प्रेशर है। भी कुछ डिमांड ऐसी है जो नहीं पूरी हो पाई कंज्यूमर्स की, या किसी की भी जो भी डिमांड कर रहा है बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सामान कम तैयार हुआ है, तो उसका प्रेशर है। तो प्राइजेस जो होते हैं ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाती है। तो आप अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई सामान कम है और खरीदने वाले आ गए ज्यादा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। तो इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। सेकंड उन्होंने पूछा है कि आउटपुट के ऊपर असर बताइए। आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि मुझे जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी जितना वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है उतना वो नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि कुछ जो हमारी डिमांड है वो अभी भी अनफुलफिल्ड जा रही है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा इस सिचुएशन में। प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, मेनली दो चीजें होती हैं, या तो टेक्नोलॉजी से बढ़ सकती है, बेटर टेक्नोलॉजी लाके, या एम्प्लॉयमेंट से, ज्यादा लोगों को काम पे रख के। हम इस थ्योरी में जो है टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के। तो जो हमसे फोर्थ इंपैक्ट पूछा है, इसमें भी हम क्या बताएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। आप बताएंगे कि क्योंकि ये जो डिमांड का प्रेशर है, इसको फुलफिल करने के लिए ज़्यादा लोगों को काम पे रखा जाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने आप ही अनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया गया है, बदले में उनको तो पैसा दिया जाएगा, फैक्टर इनकम दी जाएगी, तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी चारों की चारों चीजें इसमें इंक्रीज होनी है। आप अटेम्प्ट इसी तरीके से करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसमें आपसे रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पूछ लिया है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि सरकार के ऐसे खर्चे जो सरकार के एसेट लायबिलिटी के ऊपर असर नहीं डालते हैं, माइनस ऐसी कमाई जो सरकार के एसेट लायबिलिटी के ऊपर असर नहीं डालती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 1500। रेवेन्यू रिसिप्ट्स डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, बट उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट होते हैं। सरकार की दो ऐसी कमाइयां होती हैं, एक तो होती है टैक्स रेवेन्यू, और एक होती है टैक्स के अलावा जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट बच गए, जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो इन दोनों का एडिशन ही आपका इसके बराबर होगा। तो 1150, तो क्या हो गया ये आपका 350, 350, वैल्यूज वही लिखेंगे, करोड़ और रुपीज में वैल्यूज लिखेंगे हम। इसके बाद है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, हमने वो एक पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट। उसमें मैंने आपको इसके तीन फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। तो तीन फॉर्मूलेज में पहला तो क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। लेकिन कौन से रिसिप्ट्स नहीं लेनी, इसमें कौन सी एक्सक्लूड करनी है, बोरोइंग्स। दूसरा था कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरोइंग्स के बराबर ही होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी फिस्कल डेफिसिट पूछे आपको क्वेश्चन में बोरोइंग्स ढूंढनी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखे तो ये रही बोरोइंग्स, तो 780। अगर बोरोइंग्स आपको मिल जाती है, आप सीधा वही फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू बता सकते हो। फिस्कल डेफिसिट इज 780। फिर आपको ये फॉर्मूलेज बाकी लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा बोरिंग के बराबर ही होता है। अगर बोरिंग्स नहीं मिला है, फिर आप फॉर्मूले अपने बाकी लगा के देख सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन इसका और देखें तो, इमेजिन यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्किंग with the government finance ministry. One of your responsibilities to educate the public about the government's budget and its various source of revenue. Give the meaning
एंड 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल किस चीज के, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के। हमने जो ये देखे थे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल बाइफरकेशन हो गया मार्क्स का। एक तो हमसे मीनिंग पूछ लिया, 1 मार्क्स आपका मीनिंग कैरी करेगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप बताएंगे ऐसे इनकम या ऐसे रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जो एसेट लायबिलिटी के ऊपर असर नहीं डालती है, अदर देन द टैक्स रिसिप्ट्स आर नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कोई भी 3 एग्जांपल पूछी है तो हमारे पास तो 6 से 7 एग्जांपल है, आप कोई भी 3 इसमें ले सकते हैं। जैसे फीस है, फाइन्स है, एस्चीट है, स्पेशल असेसमेंट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सेल ऑफ 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम्स हैं, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी 2-3 लिख के, 3 आपसे पूछे तो आप 3 बताएंगे, उसे एक्सप्लेन थोड़ा सा जरूर करना है। तो जैसे अगर हम फीस लेते हैं तो फीस में आप क्या बताओगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, उसके बदले जो चार्ज लेती है। फाइन्स में क्या बताओगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पेनल्टी चार्ज की जाती है। एस शीट में आप बताओगे इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टीज विदाउट लीगल हायर, कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई भी कानूनी वारिस नहीं है, उससे अगर सरकार कुछ कमाई जनरेट कर रही है तो वो आपका एस शीट हो गया। स्पेक्ट्रम्स की सेल करती हैं, जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, इसकी सेल सरकार करती है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गया, सरकारी कंपनियां जितना भी काम कर रही है, कमाई कर रही है, वो किसकी हो, सरकार की है। तो कोई भी 3 आप इसमें से लेके उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, इसके बाद हमसे दूसरा न्यूमेरिकल पूछ लिया है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था 2 न्यूमेरिकल आपके आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, नेशनल इनकम का और जो यूनिट 3 है एडीएस वाली उसमें से। तो एस्टिमेट द missing values if the value of GDP at FC by expenditure method and income method is 370 करोड़। तो हमें क्या दे दिया है इन्होंने, हमें जीडीपी एट एफसी दे दी है जो कि कितनी है, 370 करोड़ है। तो इन्होंने मिसिंग फिगर के लिए कहा है, तो पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमसे क्या नहीं दिया इन्होंने, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इससे वैल्यू कौन सी आती है, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है, बट हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जीडीपी एट एफसी। तो हम इस एमपी को और एफसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 370 करोड़ के बराबर आना चाहिए। और कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो आपकी वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 210 है, तो 210। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखें अगर हम, तो बहुत ही रेयरली इस नाम से मिलता है आपको, जनरली ये किस नाम से मिलता है, ये आपको मिलता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से। हमें दे रखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया है, बट कौन सा दे दिया, फिक्स्ड दे दिया। तो देखो हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेना है, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका नाम दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है। और क्योंकि इससे हम क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी या टेम्पी निकालते हैं, तो कौन से लेवल पे चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक लेवल पे चाहिए। इन केस नेट होगा तो उसमें हम डेप्रिसिएशन प्लस करके इसको ग्रोस में बदल देते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में 4 तरीके की इन्वेस्टमेंट पढ़ी है। एक तो आपने पढ़ी है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें से हम यहाँ कौन से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ग्रोस वाले। दूसरी आपने पढ़ी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ कौन सी लेनी है, हमें दोनों का टोटल लेना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए जो इन्होंने दी है, हमें चाहिए टोटल। तो इस 70 में ही हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़नी पड़ेगी।
अब क्या यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है? यही आपके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री इसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो कितनी है ये? 60। तो 60 + 70, 130। 130 हमारा ये आ गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? अच्छा यही नहीं गिवन, ये हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो नेट एक्सपोर्ट्स -20 है आपके। तो -20, और माइनस इसमें अब और क्या होना है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डायरेक्ट गिवन है? हाँ जी डायरेक्ट गिवन है। नहीं होता तो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो -20 और यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये आपका हो गया 210 + 130 यानी कि 340। 340 -20 यानी कि 340 -40 300। और 370 ये था ही। तो 370 -300 ये हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें हमारा कितना आ रहा है? ₹70 करोड़। तो इसमें हमारा आ गया ₹70 करोड़। चलिए दूसरी चीज क्या पूछी है हमसे? दूसरी एक और मिसिंग फिगर है कोई, जो कि इनकम मेथड से उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन होगा। जब हमें इनकम मेथड दे रखा है तो इनकम मेथड और लिख लेते हैं साथ के साथ। इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP एट FC। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है GDP एट FC। तो चलिए फॉर्मूला तो लिखें पहले इसका, कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका होता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और क्योंकि नेट से ग्रोस में कन्वर्जन करना है, तो प्लस में डेप्रीसिएशन। COE देखें कितना है? 175। तो 175। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस, चलिए यही मिसिंग फिगर है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। मिक्स्ड इनकम कितनी है? मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है 40, तो 40 ले लिया। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इस नाम से रेयरली मिलेगा आपको। हाँ इस नाम से आपको मिलता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 70, तकरीबन इसी नाम से मिलता है। तो ये अपना आ गया 70। तो इसे मैं प्लस करूँ 175 + 40, 215 +70 285। और हमें GDP एट FC कितनी गिवन थी? ये तो 285 है, 370 गिवन थी। 370 गिवन थी, तो 370 -285, तो कितना आ गया? 15 एंड 70 यानी कि 85 करोड़। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा आ गया इसमें 85 करोड़। तो हमसे यही दो चीजें पूछ रखी थी, दो चीजें हमने इसमें निकाल दी हैं। चलिए 17th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी। मनी एंड बैंकिंग आपकी जो यूनिट है, सेकंड यूनिट है, 6 मार्क्स की वेटेज है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सैम्पल पेपर में अब तक हमने देखा एक भी क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग का नहीं आया था, तो इन्होंने सीधा ही एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें दे दिया है। फंक्शंस ऑफ मनी पूछ रखे हैं। पहला पूछा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम क्या बताएंगे कि जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज। बार्टर सिस्टम में जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी, उस समस्या से क्या होता था? सेल एंड परचेज एक ही साथ कंडक्ट किए जाते थे। बट मनी के आने के बाद, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद, सेल एंड परचेज के बीच में मनी क्या करता है? एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। मनी एक मिडलमैन के जैसे काम करता है। इसके कारण अब सेल एंड परचेज सेपरेट हो गई है। तो आप इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बताएंगे, दो दो नंबर के तीनों वेटेज कैरी करेंगे। यूनिट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना, और उसकी यूनिट। तो पहले क्या समस्या थी? पहले ये समस्या थी बार्टर सिस्टम में कि किसी भी चीज की वैल्यू का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। मुश्किल इसलिए हो जाता था क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक ही सामान की वैल्यू चेंज हो जाती थी।
ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने ये सैम्पल पेपर खरीदा, सुभाष डे सर के एग्जाम हैंडबुक जो है मैंने ये परचेज की, तो मुझे बदले में बार्टर सिस्टम में क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ गुड्स ही देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास देने के लिए गेहूं है, और मैंने 3 किलो गेहूं दे दिए, और फिर आप मुझसे पूछे सर आपकी बुक कितने की आई, मैं क्या क्या बताऊंगा आपको कि 3 किलो गेहूं की आई। आप उसे परचेज करने जाए, आपके पास देने के लिए चावल है, आपने उसके लिए 5 किलो चावल दे दिए। आपसे मैं पूछूं भाई तुम कितने की लेके आई ये बुक, आप बताओगे जी हम तो 5 किलो चावल की लेके आए। तो उसकी कोई एक एक कॉमन यूनिट नहीं रही। ठीक है, एक तो ये समस्या होती है। दूसरा क्या है, अगर हम यूनिट देखें प्रोडक्ट्स की या किसी भी चीज़ की, तो उसकी यूनिट अलग अलग होती है। जैसे कपड़े को आप मीटर में नापते हो, किसी लिक्विड चीज़ को आप सॉरी किसी लिक्विड चीज़ को लीटर में नापते हो, कपड़े को आप मीटर में नापते हो। तो इससे कंपैरिजन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मनी के आने के बाद आप इनकी मॉनेटरी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि ये 100 रुपए की है, ये 200 रुपए की, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जो हमारी वैल्यू है। जैसे अब तो क्या है, मनी है, पहले अलग अलग गुड्स थे, तो इनको स्टोर करना अब आसान हो गया है। पहले आपको गुड्स स्टोर करने पड़ते थे फ्यूचर के एक्सचेंज के लिए, उनका स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, उनको स्टोर करना बहुत खर्चा लग जाता था उसमें, उसके बावजूद भी डर रहता था कि कहीं ये खराब ना हो जाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं वैल्यू को स्टोर करना बहुत ही आसान हो गया है। आप कैश को इजीली स्टोर कर सकते हो, कितनी जगह लेता है हमारे पास, अलग अलग बैंकिंग जैसे इंस्टीट्यूशन है उसको स्टोर करने के। आपके पास अब तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। तो आपकी स्टोरेज जो है वो अब आसान हो चुकी है उसके कंपैरिजन में। चलिए, इसमें एक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन और दे दिया इन्होंने। ऑप्शनल क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ दिया कि मनी मल्टीप्लायर बताइए क्या होता है। अब ध्यान देना, इसमें आपसे मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस नहीं पूछा है। गलती सबसे पहले यही कर देते हैं, मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस बता देते हैं क्या है, उसकी डेफिनेशन बता देते हैं, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन मिलती भी रेयरली है। तो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन पूछी है, आप बताएंगे मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर एक टर्म है जो ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल डिपॉजिट से कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन होगा। फिर आपसे इसका रोल पूछा है, किसमें? क्रेडिट क्रिएशन में, विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो बेसिकली आपसे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पूछा है, यहाँ आपसे प्रोसेस पूछ लिया, पूरी वर्किंग पूछ ली मनी मल्टीप्लायर की। तो वर्किंग में आप क्या करेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इस प्रोसेस का, फिर आप इसकी अजम्पशंस जरूर लिखेंगे। अजम्पशंस में आपकी 2 से 3 अजम्पशंस होती हैं। कौन कौन सी अजम्पशंस है? आप लिखेंगे CRR इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या, वैल्यू भी बता देंगे जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे आप 10% ले रहे हैं तो आप बता दोगे 10% CRR हमने माना है और ये कांस्टेंट है। एक अजम्पशन आप लिखेंगे कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, इसका मतलब जितना भी लेन देन होगा हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तीसरा आप लिखेंगे देयर इज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, एक कॉमन बैंकिंग सिस्टम है। उसके बाद आप इसकी वर्किंग बताएंगे। वर्किंग में क्योंकि इन्होंने न्यूमेरिकल एग्जांपल ही पूछ ली है, तो आप टेबल बना सकते हैं। फेज बताएंगे आप, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के बाद आप बताएंगे रिजर्व्स, रिजर्व्स के बाद आप बताएंगे लोन। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट फेज में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए 1000 रुपये जमा करवाए किसी ने, तो इस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। ये जो इनिशियल डिपॉजिट है प्राइमरी डिपॉजिट है। अब क्या होता है, जैसे ही बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक क्या करता है, बैंक को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता होता है कि एकदम से ये पैसा निकलवाने कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि है तो ये आपका कौन सा डिपॉजिट, ये आपका कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट है, ये ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है। तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं बेस्ड ऑन CRR। जैसे हमने CRR इसमें 10% माना है, तो इसका 10% यानी कि 100 रुपये बचा के रख लिए। जो बाकी के रुपए बच गए उसे बैंक क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है लोन के रूप में। अब इसी में आप बताएंगे कि ये जो लोन दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, ये कभी भी इन हैंड या इन कैश प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, एक डिपॉजिट ही ओपन किया जाएगा, जो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंडरी डिपॉजिट ओपन कर दिया। अब जिसने ये लोन लिया है,
ये भी डिमांड डिपॉजिट है, वो भी चाहे तो पैसा निकाल सकता है, तो इसका भी कुछ रिजर्व रख लिया। तो बाकी जो बच गया उसे फिर से क्या कर दिया, किसी और को लोन दे दिया। इसका कुछ रिजर्व रखा, बाकी जो बच गया आपका उसे लोन दे दिया। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक? जब तक आपके रिजर्व्स जो हैं वो आपके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो इन एक्चुअल हमारे पास कैश केवल 1000 का ही है, और ये जो रिजर्व रखा जा रहा है, हम क्योंकि सीआरआर अज्यूम कर रहे हैं तो ये कैश के रूप में ही रखा जाएगा। तो जब आपने रिजर्व ही 1000 रख लिया, यानी कि आपने 1000 रुपए एज इट इज कैश में बचा के रख लिए, तो लोन के रूप में देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी बचा ही नहीं है। तो लोन के लिए कुछ भी नहीं बचा तो हम कैसे लोन आगे दे पाएंगे? तो ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा। अब एक जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनको क्लियर नहीं है उनके मन में तो ये डाउट आता है, सर कैश तो बढ़ा ही नहीं है, फिर आप कैसे कहते हो कि क्रेडिट क्रिएशन हुआ? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मनी सप्लाई की बात है। और मनी सप्लाई तीन चीजों से मिलकर बनती है: करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, एंड अदर डिपॉजिट। ये जो दोनों डिपॉजिट है ना, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, ये दोनों के दोनों डिमांड डिपॉजिट ही है। तो अगर आप देखो, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों जीरो थे, पहले 1000 रुपए जमा करवाए तो देश में मनी सप्लाई कितनी होगी? 1000 की। लेकिन बाद में 900 रुपए का एक खाता और खुल गया, बेशक है वो लोन का, बेशक वो सेकेंडरी डिपॉजिट है तो डिमांड डिपॉजिट ही। तो कितने का डिमांड डिपॉजिट हो गया अब? 1900 का। तो मनी सप्लाई बढ़ गई पहले से। तो इसी तरीके से ये डिमांड डिपॉजिट को बढ़ा के ही क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस करता है। तो आपको यही बताना है, बस इसमें ध्यान ये रखेंगे, आपकी अजम्पशन जरूर बताएंगे, टेबल बना के टेबल के वर्किंग को जरूर एक्सप्लेन करें, हो सके तो स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। पॉइंट्स वही लिखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, अलग से कोई आपका और पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट्स वही है जो हमने अभी डिस्कस इसमें किए हैं। तो इसी के साथ हमने सेक्शन ए जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स था ये तो डिस्कस कर ही लिया है। अब आपका सेक्शन बी, डेट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे और डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है हमें। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए बेसिकली ब्रिटिशर्स ने, ये लिख भी दिया इन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने कैसी पॉलिसीज अपनाई थी? रिस्ट्रिक्टिव ही थी। किस किस की? प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड टैरिफ की। इन्होंने हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाला है। किसके ऊपर? फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो ठीक बात है, एडवर्स इफेक्ट तो डाला ही था, जब रिस्ट्रिक्टिव ही होगी तो एडवर्स इफेक्ट तो डालेंगे ही। तो वैसे तो यही सही है, लेकिन फिर भी एक बार आंसर वेरीफाई करने के लिए हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड, इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, तो यहीं पे गलत हो गया। इफेक्टिव तो थी नहीं, कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने कुछ काम इफेक्टिव किया ही कहा। लिबरल पॉलिसी, लिबरल भी नहीं थी, क्योंकि क्या था? टैरिफ पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रखी थी इन्होंने? डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी। कि ब्रिटिशर्स के साथ तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, बाकी कंट्रीज के साथ हैवी ड्यूटी लगाते थे। तो लिबरल का तो मतलब हो गया फ्री, जिसमें कम रिस्ट्रिक्शन हो, तो ये भी गलत है। डी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड, टैरिफ परस्यूड बाय गवर्नमेंट फेवरेबल। नहीं, फेवरेबल इफेक्ट तो था ही नहीं। तो आपके तीनों गलत है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए, 19th क्वेश्चन है, आपसे कहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है सही सीक्वेंस में बताएं। तो या तो आप ये तब बता सकते हैं जब आपको चारों के ईयर्स पता है। अगर चारों ईयर नहीं पता तो फिर आपको किसी ना किसी का तो पता होना चाहिए, तब एक आधे का। तब आप एक एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जो ऑप्शंस फिर आपके बिल्कुल ही आपको लगता है तो गलत है, उन्हें काट के फिर हम ऑप्शंस देख सकते हैं। तो चलिए पहले आप सारी चीजें देख लेते हैं।
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की बात करें तो 1921। ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड है कि जो हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आए वो तीन फेजेस में आए थे। पहला आपका कब आया था? 1881 में। 1881 में क्या हुआ था? पॉपुलेशन काउंटिंग शुरू हुई थी। वहां से लेके 1921 तक, जिसे कहा जाता है फर्स्ट स्टेज। स्टेज वन तक क्या था? पॉपुलेशन की कोई फिक्स ट्रेंड नहीं था, कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। उसके बाद आया था 1921 सेकंड स्टेज, इसी को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद से कब तक? 1951 तक लगातार पॉपुलेशन कांस्टेंट इंक्रीज ही होती गई। बट वो इंक्रीज का जो रेट था वो अलार्मिंग रेट नहीं था, यानी कि बढ़ रही थी लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक नहीं थी। फिर 1951 से क्या हो गया? अलार्मिंग रेट से बढ़नी शुरू हो गई थी। टिस्को टाटा इन स्टील इंडस्ट्री कब ओपन हुई थी? जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। वैसे तो रेलवे जो है आपके 1800 के अराउंड शुरू हो गए थे, 1800 के आसपास शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें पहली रेल कब चली थी बाय ब्रिटिशर्स, तो 1853 में चली थी ये। सुएज कैनाल, जो ब्रिटिशर्स के ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था, ये आपका 1869 में हुआ था। तो जब आपको ईयर ही पता चल जाते हैं फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए पहचानना। एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आपने ये देख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1853, तो एक जनरल सी बात है कि ये तो बहुत पहले हुआ था, आप ये पहचानते ही हैं कि भाई बहुत पहले हुई थी ये चीज। तो ये जनरली आपका पहले पार्ट में आना चाहिए, यानी कि पहली चीज ही क्या होनी चाहिए? थर्ड ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें चांसेस रिस्क फैक्टर हो जाता है। आपको सारे सारे पता है तो आप ऑटोमेटिकली आंसर सही कर सकते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसको करने के लिए फिर भी आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी होती है। 20 क्वेश्चन है आपसे रियल पर कैपिटा इनकम दे दी है पिछले कुछ सालों की, और क्या पूछा इन्होंने? द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज पर गिवन डेटा इंक्रीज्ड बाय, कितने से बढ़ी है? अप्रोक्सीमेटली पूछ लिया, चलिए ये भी अच्छा है, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1951 से 1617, यानी कि यहां से यहां तक। अब इन्होंने पूछा परसेंटेज में बताइए, क्योंकि आंसर जो है वो परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में अगर आपको नहीं आती कोई चीज निकालनी तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं आप? आपने 11th में इलास्टिसिटी में पढ़ा भी हुआ है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज डिमांड में जब हम निकालते हैं तो हम चेंज लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं। अब यहाँ से आपसे जो है ना अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो यहाँ कैलकुलेशन करने मत लग जाना, वो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट कर देगा। आप रफली रफली सा देखो तो इसके और इसके बीच में मुझे नजर आ रहा है कुछ 70,000 के आसपास का चेंज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। 70,000 के आसपास का चेंज है, ठीक है। और अगर मैं 70,000, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, 70,000 यहाँ पे लिखता हूँ। नीचे ये कितना है? इसको रफली मान लो 7,700, ऊपर आपका आ गया 100। तो है तो ये इसके 1000 के आसपास का ही, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो 70,000 है, ठीक है, ये आपका कितना है? 76 कुछ है। तो इसका 10 गुना है। 10 गुना कब होता है? 1000 टाइम्स में होता है। अब अगर आप देखो तो 1000 टाइम्स के आसपास दो ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। अब हम इससे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अगर तो ये इसके 10 टाइम्स से भी काफी ज्यादा है तो आपका बी ऑप्शन आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में 10 टाइम्स से कम है क्योंकि 70,000 है, और इसका 10 टाइम्स तो 76,000 होना चाहिए, उससे भी इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा। तो इसके 10 टाइम्स से तो थोड़ा सा कम है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? 915%। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन ज्यादा समय लगाने का नहीं था, आप फटाफट इसमें कैलकुलेशन कर सकते थे। चलिए 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ कल्टीवेटर्स, एक डाटा दे दिया है इन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले वो देखते हैं, फिर ये डाटा देखेंगे।
विच इंस्टीट्यूशनल एजेंसी as given in the above table has shown the maximum increase in the share of आउटस्टैंडिंग लोन टू कल्टीवेटर? इन्होंने कहा सबसे ज्यादा किस में इंक्रीज हुआ है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई है अब? तो सबसे ज्यादा देखें आप इसमें तो किसकी वैल्यू हुई है आपकी? इंक्रीज पूछ रखा है ना हमसे। एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन देख लें दोबारा से। मैक्सिमम इंक्रीज इन द शेयर, ठीक है। मतलब कि इन्होंने हमसे कंपैरेटिवली नहीं पूछा है कि पहले के मुकाबले बताइए कौन सी वैल्यू इंक्रीज हुई है। इन्होंने हमसे बस ये पूछा है किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है इन्होंने। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो ये है, ये यानी कि कॉरपोरेटिव सोसाइटीज की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है ये आपका? कॉरपोरेटिव सोसाइटीज या कॉरपोरेटिव बैंक? आपका सी ऑप्शन इसमें आ गया। 22 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब होता है आउटपुट। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आउटपुट होता है। द यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर मोर देन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट वन ऑफ इट्स लिमिटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ कमियों में से एक बहुत बड़ी कमी ये है कि इससे जो आउटपुट होती है, जो पैदावार होती है, वो कम होती है। इसी कारण से तो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए थे। तो असर्शन तो इसमें हो गया गलत। सेकेंड, द यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, बिल्कुल ठीक बात है, पहले का अपोजिट ही है। तो असर्शन तो आपका इसमें गलत हो जाएगा एंड रीजन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल एंड रीजन इज करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन रिसेंट ईयर द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिसेलरेटेड, यानी कि एक्सेलरेटेड का ये अपोजिट वर्ड। एक्सेलरेटेड का तो मतलब क्या होता है? बढ़ना, इसका मतलब होता है घटना। ये बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आपको डाटा अगर पता हो तो ये अब आपका पहले एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी 1.5%, ये अब कम होके 1% के अराउंड आ गई। इसमें आपका कीवर्ड है ग्रोथ, ये चीज ध्यान रखना आप। अगर आपसे सिर्फ ये पूछते ना कि क्या एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं हुई है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की रफ्तार कम हुई है? तो बिल्कुल कम हुई है। जब आप जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो पहले 3 से 4% के अराउंड होती थी, वो बढ़ के 7 से 8% हो गई है। बट इसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट रेट रेट आपका 1.5% से कम होके 1% हो गया, ये ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूरल इंडिया में ज्यादा काम क्या होता है? एग्रीकल्चर का होता है, और सबसे ज्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी में होती है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 24th, सीबीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूछा है इन्होंने कि हैज आइडेंटिफाइड, कितनी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री को इसने आइडेंटिफाई कर रखा है? तो ये आपके बुक में एक छोटा सा टॉपिक गिवन है। इससे रिलेटेड दो डाटा आप याद रखें। पहला तो सीबीसीबी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1974 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसने ना 17 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर रखा है। ठीक है, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। तो 17 विल बी द करेक्ट आंसर। 25th फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दे रखी है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्स बिकमिंग डिप्लेटेड एंड एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ठीक बात है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यही होते हैं जिसमें हमें डर नहीं होता कि ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। सेकेंड है कैरिंग कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, गलत। एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी का तो मतलब होता है जो आपका रीजनरेशन का रेट होता है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज जिस रफ्तार से दोबारा तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका
जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर हो गया। 26 तो सिंपल सा ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि किस कंट्री ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, आप सबको पता है कौन सी कंट्री थी, चाइना थी। 27th क्वेश्चन हमसे पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, करेक्ट पेयर पूछा है, यानी कि आमने सामने के पेयर आपके सही होने चाहिए। तो उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। तो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कब आए थे ये, 1978 में, तो ये तो गलत हो गया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब हुआ था, 1948 49 के आसपास हुआ था, ये भी गलत है आपका। चाइना ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया था, 1953 में इंट्रोड्यूस किया था, ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन ग्रेट लीप फॉरवर्ड बिल्कुल ठीक है, 1958 में आए थे ये। चलिए 28th क्वेश्चन है, गिव अ थोरो एनालिसिस ऑफ एनी थ्री प्राइमरी challenges encountered by rural banking establishment when fostering financial inclusion and driving economic growth within a developing nation। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि जो रूरल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, रूरल ग्रामीण इलाकों में जो बैंक्स हैं या बैंकिंग जैसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, यानी कि सारे लोगों को जो रूरल एरिया में उनको जोड़ा जाए इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, तो उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इन्होंने कहा कोई भी 3 बड़ी समस्याएं बताई हैं। तो पहली बड़ी समस्या तो इसमें आपकी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर आप रूरल एरियाज में देखें, ग्रामीण एरिया में देखें, तो आपको कितने बैंक्स देखने को मिलते हैं, नाम मात्र बैंक है, अगर अगर है भी तो क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाईली डेवलप्ड है जैसा बाकियों का है, जैसे शहरों में, नहीं। ये एक समस्या है। इसके अलावा लैक ऑफ कनेक्टिविटी, क्योंकि बैंकिंग में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और क्योंकि गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो ये भी एक समस्या लेके आता है। तीसरा, आप एक वो कमी भी लिख सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की होती है, क्या कि लोग कम इंटरेस्टेड है, रूरल एरिया के जो लोग हैं वो कम इंटरेस्टेड होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, बैंकिंग बैंक्स जो है इनसे पैसा उधार लेने में। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए, वो इतना पेपर वर्क नहीं कर सकते। आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो आपके 3 चैलेंजेस तो यही हो गए। आप चाहें तो और भी इसमें बता सकते हैं चैलेंजेस, वो क्या बता सकते हैं कि रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनके क्रेडिट की रिक्वायरमेंट अलग तरीके की होती है अर्बन एरिया के मुकाबले, और उस तरीके के प्रोडक्ट इंक्लूड करने की भी समस्या आती है, क्योंकि बैंक में अगर आप देखें तो एक जनरल टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोन लेने जा रहे हैं तो जनरल टर्म्स है कि भाई इतने टाइम का लोन है, इतने इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वो कंडीशंस उनको सूटेबल नहीं होती रूरल एरिया में, उनको अलग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आप कोई भी 3 पॉइंट इसमें बता सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 की मेजर्स, इंपॉर्टेंट मेजर्स बताने हैं जो गवर्नमेंट डेट कैन गवर्नमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री कैन इंप्लीमेंट टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, तो जो मार्केटिंग सिस्टम में कमियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए हम इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कोल्ड स्टोरेज तो ना के बराबर है, और जो दूसरे स्टोरेजेस भी हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती लोगों तक, किसानों तक,
यानी कि किसानों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि फसल कब बिकेगी, किस प्राइस में बिकेगी, क्या प्रोसीजर है उसको बेचने का, ये हो गया। फिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर आप देखें तो अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग एमएसपी प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसी फसल पे करवा रहे हैं, किसी पे नहीं करवा रहे। तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों का जो रिस्क होता है प्राइस फ्लक्चुएशन का, प्राइस में बार बार चेंजेस होने का, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, उससे वो कॉप अप कर सकें। ठीक है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जैसे मार्केटिंग सोसाइटीज़ अब बनी हुई हैं, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें क्या होता है, जैसे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के उसमें आपके तीन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक तो मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव है, एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, एक किसान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उससे क्या होता है, उससे किसी भी एक पार्टी का एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन उसमें नहीं हो पाता। फिर जो वेइंग स्केल है, जो वजन नापने के स्केल है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के आप पॉइंट्स इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेस्ड बाय इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। फिलहाल इंडिया कौन से दो बहुत ही बड़े एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेस कर रहा है? तो आप कोई भी दो बता सकते हैं। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता सकते हैं इसमें, आप इसमें ओजोन डिप्लीशन के बारे में बता सकते हैं, आप इसमें पॉल्यूशन के बढ़ने के बारे में बता सकते हैं, आप जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो कोई भी दो कंसर्न बता के उसे थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे डेट डेट नंबर के हिसाब से। 30 है, डिस्कस ब्रीफली द रेशनल बिटवीन ग्रोथ विद इक्विटी। इक्विटी विद ग्रोथ एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का एक टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें से तकरीबन हर साल देखने को मिला है। ठीक है। तो ये आपके 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लेंगे अगर अब तक आपने इनको रिवाइज नहीं किया है तो। इसी में एक होता है इक्विटी विद ग्रोथ का। इसका क्या मतलब होता है कि सरकार ये कोशिश कर रही है, ये चाह रही है कि जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, वो तो हो, बट वो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उसका बंटवारा ऐसा ना हो जिससे इकोनॉमिक गल्फ बढ़े। अमीर और ज्यादा अमीर हो, गरीब और ज्यादा गरीब हो। ऐसा ना हो कि उस ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ गिने चुने लोगों का हो, जैसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो जीडीपी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट हो गई है अब जीडीपी की, बट उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़े बड़े बिलीनियर्स का ही है, सबका योगदान उसमें नहीं है। तो इक्विटी विद ग्रोथ से क्या कोशिश की जा रही है कि जो देश की तरक्की हो उसमें सभी का योगदान हो, उससे जो इनकम जनरेशन हो रहा है, उससे जो फायदा हो रहा है वो भी सभी को हो, बराबर नहीं लेकिन इक्विटेबल हो। इक्वल और इक्विटेबल में डिफरेंस होता है। इक्वल का तो मतलब होता है बिल्कुल बराबर, इक्विटेबल का मतलब होता है जिसका जितना हक है, जो जितना डिजर्व करता है। तो ये इसमें अचीव किया जाता है। इस पॉइंट को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आप ये जरूर लिखेंगे कि इसके थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने की कोशिश की जाती है। इंक्लूसिव का मतलब भी यही हो गया। ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो पब्लिक सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, मेनी पीएसयूज इंकर ह्यूज लॉसेज एंड आर अ ड्रेन ऑन द इकोनॉमी रिसोर्सेज। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ पीएसयूज। इन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनियां जो हैं लगातार नुकसान में जाती है। तकरीबन जो पीएसयूज है, जैसे हमने खास तौर पर जो आपके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे उससे पहले तो हमने यही देखा था, और देश के ऊपर एक किस्म से बोझ बने हुए हैं, देश की जो रिसोर्सेज हैं उसे बहा रहे हैं ड्रेन की तरीके से। इसके बावजूद इनकी क्या यूजफुलनेस है कि भाई कुछ ना कुछ तो इनका काम होगा, कुछ ना कुछ तो इनका फायदा होगा, तभी तो पीएसयूज को हमने आज भी रखा हुआ है। नहीं तो क्यों नहीं कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया? तो हमसे बेसिकली पीएसयू के फायदे या इसके बेनिफिट्स या इसकी यूजफुलनेस पूछ रखी है। तो इसमें आप क्या क्या बता सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो
इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जिसका ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस का, ये क्या चाहते हैं? ग्रोथ तो चाहते ही चाहते हैं, ये तो चाह रहे हैं कि देश की कमाई हो, लेकिन कमाई किस तरीके से हो? कमाई में सोशल वेलफेयर भी जरूर हो, गरीबों का भी भला हो। तो एक तो ये कारण है, टू एंश्योर ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। क्योंकि अगर सब कुछ ही प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट तो क्या करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो वो तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देश के लिए इंपॉर्टेंट किस नजरिए से? देश की सेफ्टी के लिए जरूरी है, या देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए जरूरी है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को पीएसयूज अपने अंडर ही रखता है। जैसे रेलवे है, रेलवे अब तक क्यों नहीं प्राइवेटाइज की गई है? क्योंकि अगर जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो गरीबों के लिए एक फिजिबल ऑप्शन है रेलवे का। अगर उसे प्राइवेट कर दिया तो गरीब व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफेंस का, एटॉमिक एनर्जी का, ये क्यों सरकार ने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं? क्योंकि अगर ये प्राइवेट कर दिए तो देश की सेफ्टी कहाँ रहेगी? कोई भी एटम बॉम्ब तैयार करेगा, कोई भी कोई हथियार तैयार करेगा और किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो आप ये पॉइंट्स इसमें बताएंगे कि ये पॉइंट्स हैं, इसके लिए पीएसयूज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 31 क्वेश्चन है, हाउ इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मेजर्ड इन इंडिया? फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड है, इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एडिक्वेट इन इंडिया? एक्सप्लेन। तो दो दो मार्क्स की इसकी हम बाइफरकेशन कर लेते हैं। पहला पूछा है कि इंडिया में एजुकेशन कैसे नापी जाती है, कैसे मेजर की जाती है? तो दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि पहला तो ये देखते हैं कि सरकार जीडीपी का कितना परसेंट खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो सरकार टोटल खर्चा कर रही है उसका कितना परसेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन के ऊपर हो रहा है। तो ये दो तरीके हो गए इसमें। दूसरा आपसे पूछा है कि क्या इंडिया में एजुकेशन के ऊपर खर्चा एडिक्वेट है? बिल्कुल नहीं है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट क्यों है? क्योंकि आपकी एक एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन आई थी, अगर आपने वो पढ़ा होगा, तो उसने क्या रेकमेंड किया था? उसने रेकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। उसने कहा था कि हमारी जीडीपी जो है, हमारी जो कमाई है, कम से कम उसका 6% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। बट क्या एक्चुअल में 6% हो रहा है? नहीं, जस्ट अराउंड 4% ही खर्च हो पा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर खर्चा एडिक्वेट नहीं है। तो आप ये डाटे का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज एंड कैटेगराइज्ड एनी थ्री मेन कॉजेज। तो एक तो हमें ये इमेज पहचाननी है किसके बारे में है, दूसरा हमसे पूछा है कि इसके कारण बताइए। तो अगर आप इमेज देखें तो देखो ये क्या लिखा है, जॉब सेंटर। ठीक है, और ये भीड़ लगी हुई है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? काम की तलाश में जा रहे हैं। इतने लोगों के पास क्या नहीं है? इतने लोगों के पास काम नहीं है, काम की तलाश में है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये बेरोजगारी की सिचुएशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। क्योंकि ये सारे लोग काम तो करना चाहते हैं, विलिंगनेस तो है, तभी तो काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके पास काम है नहीं। तो हम बताएंगे ये अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। तीन कारण क्या बताएंगे आप? कोई भी तीन कारण बता सकते हैं, बहुत से कारण है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनएडिक्वेट मैन पावर प्लानिंग है, कि जितनी हमारी लेबर सप्लाई है और लेबर डिमांड है, इन दोनों के बीच में मिसमैच है, उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार नहीं हो पा रही है। आप बता सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसी एजुकेशन ज़्यादा दी जा रही है? डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन, जिससे डिग्री तो मिल रही है बट जॉब ओरिएंटेड नहीं है, काम करने की स्किल नहीं आ पा रही है। आप ये बता सकते हैं। गरीबी का भी एक कारण है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, ये कारण है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कारण है। तो आप कोई भी 3 कारण इसमें आसानी से बता देंगे। 33rd ए पार्ट, state and discuss any two reasons for the poor performance of industrial sectors in the reform period। इन्होंने पूछा है कि जब रिफॉर्म आए थे हमारे हमारे रिफॉर्म्स कौन से आए थे, 91 के जो रिफॉर्म्स आए थे, उस दौरान हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया था। उसके इन्होंने हमसे क्या पूछ रखे हैं, कारण पूछ रखे हैं। तो उस टाइम पे दो सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाए थे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर था और एक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जिस लेवल तक हम चाहते थे उस लेवल तक नहीं कर पाया था। तो इन्होंने हमसे दो ही कारण पूछे हैं। आप क्या क्या कारण बता सकते हैं? आप कारण बता सकते हैं कि हम फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कर पाए थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हट गए थे। एमएनसीज आ गई थी बहुत ज्यादा। तो एमएनसीज तो हाई क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर रही थी क्योंकि उनके पास मशीनरी अच्छी थी। वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो कंपटीशन जो है वो फेस नहीं किया जा पा रहा था। ये रीजन आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल गुड्स कम थे, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज मेनली क्या करती है, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और जब आपके पास मशीन कम होंगी, कैपिटल गुड्स कम होंगे, तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये भी रीज़न आप बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री ने तो टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, अपने कम कर दिए, जो कोटास थे वो हटा दिए। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो कोटास थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, वो कंप्लीटली नहीं हटाए थे। तो इंडिया जो सामान तैयार कर रहा था वो डेवलप्ड कंट्रीज जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो डिमांड इंडिया के प्रोडक्ट्स की तो क्या होगी, कम होगी। जबकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे दूसरे कंट्रीज से वो ज़्यादा थे। तो वो ज़्यादा थे, तो ये भी आप एक कारण बता सकते हैं। तो हमसे कोई भी इसमें कितने, दो कारण पूछे, आप कोई भी दो कारण इसमें बता देंगे। बी है डिस्कस ब्रीफली एनी, इसमें हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। हालांकि उसी पॉइंट में आप कैपिटल गुड्स वाला पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, अलग अलग बताना चाहे तो अलग अलग भी बता सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 91। 91 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से दो मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए थे। तो क्या क्या कदम उठे थे हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, आप कोई भी दो बता सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीआई का रोल चेंज हो गया था 91 के रिफॉर्म्स, क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ था। तो लिबरलाइजेशन में क्या था, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। तो आरबीआई का रोल जो पहले रेगुलेटर का था, पहले वो क्या करता था, सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता था। रेगुलेट का मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना। तो वो पहले इंटरेस्ट रेट फिक्स करते थे। वो रेगुलेटर से बदल के क्या हो गया, कंट्रोलर, सॉरी, कंट्रोलर से बदल के रेगुलेटर हो गया। मैं उल्टा बोल गया आपको। कंट्रोलर था, यानी कि कंट्रोल कर रहा था चीजें अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वो फैसिलिटेटर हो गया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार मैं इसको दोबारा से रिफ्रेम कर दूं। कंट्रोलर या रेगुलेटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे चेंज होके फैसिलिटेटर हो गया था। इसमें आप क्या बताएंगे कि पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो सेंट्रल बैंक आरबीआई खुद डिटरमाइन करता था। अब हर कमर्शियल बैंक के पास अपनी फ्रीडम है इंटरेस्ट रेट को चार्ज करने की। ये चेंजमेंट हुआ था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, एफडीआई, वो लिमिट बढ़ा दी थी। मोर देन 50% एफडीआई अब हो सकता था, यानी कि विदेशी अगर निवेश करें तो 50% से ज्यादा कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कर दिया था। कमर्शियल बैंक्स अब प्राइवेट बैंक्स भी आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके के काफी चेंजेस हुए थे। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर में भी एफडीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी कि कोई अगर फॉरेन बैंक यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता था।
इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अलग से भी क्वेश्चन पूछता है। ये भी पूछ सकता है कि हाउ द रोल ऑफ आरबीआई हैज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है, फैसिलिटेटर। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, ये आप वैसे भी जरूर रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रेगुलेटर में आप बताएंगे कि चीज़ों को पहले सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से रेगुलेट करता है। जैसे देखिए आपके फैन में रेगुलेटर होता है, आप उससे क्या करते हैं, स्पीड अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आरबीआई क्या करता है, अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज करता था पहले। अब वो चेंज करके क्या कर दिया, फैसिलिटेटर यानी कि मदद करने का। तो अब सिर्फ क्या है, उनको टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सी ऑप्शन है, सॉरी सी जो पार्ट क्वेश्चन का है, इसमें पूछा है इंडिया इज ऑफन कॉल्ड आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टेट एंड डिस्कस प्राइम रीजंस गिवन फॉर दिस नेम गिवन टू इंडिया। तो पहले तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री की सर्विसेज को हायर कर लेना, हायरिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो दूसरी कंट्रीज है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है बहुत ज्यादा। तो उसी कारण से पूछा है कि इस इंडिया को आउटसोर्सिंग हब का नाम दे दिया है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसके दो तीन कारण हैं। हालांकि हमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो दो कारण आपके सफिशिएंट रहेंगे। पहला तो है कि इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, जो कि एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की। तो आप ये पॉइंट बताएंगे। दूसरा आप बताएंगे कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी क्वालिटी तो है हाई, बट उनकी कॉस्ट है कम, यानी कि कम वेजेस में वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके यही दो प्राइम रीजंस आप इसमें बताएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा है व्हाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। कोई भी 3 रीजन बताने हैं। तो 91 में जो रिफॉर्म्स आए, पूछा है क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी नई चीज लेके आते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं, तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे पहले कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ समस्या रही होगी। उस समस्या को दूर करने के लिए बदलाव किया जाता है। तो हमें इससे पहले की प्रॉब्लम्स बतानी है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस हुए। एलपीजी पॉलिसीज आई, किसको रिप्लेस किया, एलक्यूपी को। लिबरलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्यों लेके आए हम। तो क्या क्या कमियां थी, देखो हमारे पास ये कमियां थी कि सबसे बड़ा कारण हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ही कम बच गया था। टू बी प्रिसाइजली 14 डेज का फॉरेन रिजर्व बचा था हमारे पास। तो फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए ये कारण था। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ही एडवर्स बैलेंस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ही बुरी कंडीशन थी। डेट हमारे ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे थे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी लगातार नुकसानों में जा रही थी, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लेके आना पड़ा था। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट हमसे पूछे, 3 पॉइंट बता के दो दो मार्क्स की वेटेज के हिसाब से इसे क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है अपना, ये है केस केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन जनरली आईडी के जो आते हैं बहुत बड़े केस स्टडी होती हैं, तो वह आप वही करेंगे जो मैंने आपको बताया था, केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G7 एंड G20, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। तो ये तो वैसे जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप यहां से भी बता सकते हैं, अदरवाइज देख लेंगे बाद में जो पैराग्राफ है क्या इनमें दे रखा है या नहीं। तो इंडिया जो है G20 का तो मेंबर है, इसमें तो इसके इंक्लूड हो रखा है। G7 का ये परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम जो स्टेटमेंट है इसको रिफ्यूट करेंगे। रिफ्यूट करके क्या बताएंगे कि यस इट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 बट नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7। बी पूछा है हमसे, नेशंस हैव बीन प्राइमरीली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स
which will strengthen their own domestic economies, defend or refute the statement with valid reason. इन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो क्या कोशिश करती हैं कि वो अपनी खुद की इकोनॉमी को बहुत मजबूत बना दे, खुद की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कदम वो उठाते रहते हैं। तो चलिए केस स्टडी देखेंगे, तब देख लेंगे कुछ इससे स्पेसिफिक दे रखा है या नहीं, नहीं तो जनरल आंसर तो हम इसका भी दे सकते हैं। सी है, वाई आर द G7 एंड G20 क्रिटिकल फॉर टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस? Why are the G7 and G20 critical for tackling global challenges? जो पूरे इकोनॉमीज पे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो समस्याएं आई हुई हैं उनको दूर करने के लिए G7 और G20 क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो हमसे इन्होंने ये पूछ रखा है, दूसरा हमसे पूछ रखा है एंड मेंटेनिंग फोकस ऑन अचीविंग कॉमन गोल्स। कोई भी दो कारण इसमें आपको बताने हैं। तो इन्होंने पूछा है कि G7 और G20 क्यों जरूरी है ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और सारे कंट्रीज का एक ही कॉमन गोल हो उसको अचीव करने के लिए। अब ये दो क्वेश्चंस है, इसके लिए एक बार केस स्टडी देख लेते हैं, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको जनरली भी डिस्कस कर लेंगे। तो केस स्टडी देखते हैं। द वर्ल्ड इज एट अ टिपिंग पॉइंट फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। मैंने ये इसलिए अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। A crisis that has far-reaching impact that worsens global inequality, poverty, humanitarian crisis. Many countries face rising and unsustainable debt. Meanwhile, Russia war in Ukraine has resulted in thousands of deaths and continue to destabilize the regions, creating knock-on effects for food and energy security around the globe. These challenges and other are immense yet addressable, and the G70 and G20 are well placed to do so। यानी कि हम चाहे तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा चेंज करके उसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, द G70 and G20 प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड कोलैबोरेट टुवर्ड कॉमन गोल। वही जो हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा था। The scale and complexity of the challenges we face mean no single country can tackle them on its own। यानी कि इतनी बड़ी समस्याएं आ गई हैं कि एक कंट्री अकेले उसे नहीं फेस कर सकती। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस, इन्होंने चैलेंज बता दिया हमसे। उसने पूछा था ना कि कौन कौन से, किस तरीके से चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, कैसे मदद करते हैं। ठीक है। थर्ड, द G7 G20 have significant power and influence, account for more than 80% of global GDP, three-quarter of unique ability to leverage their resources and influence. For these reasons, G70 and G20 are critical for tackling। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने बता दिया फॉर दीज रीजंस। कौन से रीजंस? ये जो हमने डिस्कस किए हैं। थर्ड रीजन ये है, फर्स्ट रीजन आपका ये है, और सेकंड रीजन आपका ये है। इन्हीं से हमें पॉइंट्स जो हैं वो डिराइव करने हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा था? वाई आर द G7 एंड G20 क्रिटिकल फॉर टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड मेंटेनिंग फोकस ऑन अचीविंग कॉमन गोल्स। तो आप इसमें क्या बताएंगे? इन्होंने तो दो ही कारण पूछे। आप बताएंगे कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े लेवल पे हो चुके हैं कि कोई भी एक कंट्री उसे अकेले अकेले जो है टैकल नहीं कर सकते। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं। ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि अगर कोई एक कंट्री इसको सुधारना चाहे, इससे डील करना चाहे, तो वो अकेले डील नहीं कर सकती। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि चैलेंजेस इतने वास्ट है कि एक कंट्री अकेले डील नहीं कर सकती, इसलिए एक ग्रुप्स की जरूरत है, कॉरपोरेशन की जरूरत है। दूसरा, दूसरा हम ये बता सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की। तो क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल अचीव करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि
एक ये खुद अपने गोल्स डिसाइड कर लेंगे जो सबके लिए हो, जो गोल्स कैसे हो, कॉमन हो। और उन गोल्स के लिए ये इनके पास पावर है कि बाकी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करे कि जी आप इस गोल के लिए काम करें। जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, जो G20 है, G7 है, इनका बहुत बड़ा फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें और भी पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि आप इसमें ये पॉइंट भी बता सकते हैं कि अ, हाँ, ये वाला पॉइंट भी बता सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कॉपरेशन को, डायलॉग्स को ये बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा, इससे जब आपस में बातचीत बढ़ेगी, आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो कॉमन गोल्स को आप इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, यही से आप चीज़ें उठाएंगे, इन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखेंगे। कोशिश ये करें कि केस स्टडी में वो काम ना करें कि एज इट इज़ यही से लाइन उठा के आप लिख दें। हाँ, खुद से फ्रेम नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बात है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा मोल्ड करने की आदत ज़रूर डालें, वो एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं, इसका कोई ऑप्शनल क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट सैंपल पेपर है ये कंप्लीट होता है। तो आप इस सैंपल पेपर से एक बार दोबारा गो थ्रू होंगे, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें आपकी डाउट रह गई है, किसी क्वेश्चन में आपकी डाउट रह गई है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर की जाएगी। और अब आपकी रेगुलर ये जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। तो अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टाइमली क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उस क्लास में हम जो सेकंड सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सेकंड क्लास में।